कि पूरे देश में जो कानून लागू किया गया है वही कानून जो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है। तो दिक्कत कहाँ पर है? अगर एक संविधान है, एक प्रधान है और एक निशान है, तो मुझे में ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का अटूट अंग है। तो बाकी रियासतों में जो कानून है वही जम्मू कश्मीर में भी है। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना क्यों चर्चा कर रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल आपने जो किया कि एक निशान, एक प्रधान और एक निशान, ये किसी जगह भी हमारे आइन में नहीं लिखा है। एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान कहीं पे नहीं लिखा है। आइन की ये ना रिक्वायरमेंट है, ना ये कहीं आइन में लिखा है। ये एक किसी फर्द का एक नारा था, स्लोगन था। बहुत सारे नारे आए, उनमें ये भी एक नारा किसी ने दिया है। उस नारे को कोई कानूनी हैसियत नहीं, आइनी हैसियत नहीं, ना आइन की ये रिक्वायरमेंट है। किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है, और ऐसी भी नहीं है कि कोई आपको इसकी नज़ीर नहीं मिलती दुनिया में। अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हर स्टेट जो है वो सॉवरेन है अपने डोमेन में, जब तक कि कोई मैटर जो है वो नेशनल नहीं है। लोकल के लिए वो फ्री है, जो मर्जी कानून बनाए। और उसी पैटर्न पे हमारा आइन भी प्योरली फेडरल है। इसको कज़ाई फेडरल भी कहते हैं। कज़ाई फेडरल इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार ये यूनिटरी बन जाता है। लिहाजा आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन को मिसरीड किया, मिस इंटरप्रेट किया, रादर आपने उसको मस्ख कर दिया। और 5 अगस्त 2019 को आपने तानाशाही दिखाई। और उस तानाशाही में हमारी वो रियासत जो डोगरा ने बनाई थी, डोगराज ने बड़ी मेहनत से, और उसमें ये जो प्रोटेक्शन दी गई थी, ये 1927 में महाराजा ने दी थी कि यहाँ का जो बाशिंदा है उसको ये हकूक़ हासिल हैं, बाहर के आदमी को यहाँ हकूक़ हासिल नहीं है। और ये जो उसके बाद एक नारा लगाया गया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये आइन के अंदर नहीं है। अगर आप आइन को सुप्रीम मानते हैं, जमहूरियत में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो होता है ना, सेक्रेड डिक्री जिसको कहते हैं, वो है आइन। अमेरिका में भी आइन है, एक फेडरल आइन है वहाँ, एक स्टेट्स का अपना आइन है, हर स्टेट का अपना। और हर स्टेट का मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि जो अमेरिका की जिस स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने आइन के अंदर शिक्स रखी है। एक स्टेट का दूसरी स्टेट से आइन मुख्तलिफ है। तो यहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर में कोई हर्ज नहीं है, और ये मांगने वाला कोई एंटी नेशनल भी नहीं है। बाकी मुराद आपने बहुत सारी और रियासतों को भी दी हुई हैं। आपने क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश को नहीं दी है, आपके गुजरात में है 370, वहाँ लागू है 371। तो उसी की तर्ज पर 370 हम पे लागू था। और ये जितना आपने जो बात की कि वोटर्स बाहर से आएगा, मैं आपको बताऊं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कोई चीज़ गलत नहीं कही है। और ये जो कहा जा रहा है कि उसने गलत बयानी की है, उसने एज पर लॉ बताया है। 370 ख़त्म होने का जो फॉल आउट है, नेचुरल कनकॉमिटेंट जिसको कह सकते हैं आप, और आफ्टर शॉक्स कह सकते हैं इसको, उनमें से एक ये भी है कि यहाँ जो आदमी आएगा अपना वोट अगर बनाना चाहेगा उसको कानून नहीं रोक सकता है। रहा सवाल नुकसान क्या है सर? मुझे लगता है कि नुकसान जो यहाँ का जो कल्चर है, जो डोगरा कल्चर है, देखो कश्मीर में तो खाम में जो बाहर की लेबर क्लास है उसको हमने ख़तरे में डाल दिया। जो इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगा कि उनको अब बेचारों को हमने एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि जहाँ वो सिक्योर नहीं है। अब इसको जो दूसरी ताकतें हैं, जिनको मैं सबवर्सिव फोर्सेस कहूँगा, वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और जिस तरह पहले भी उन्होंने बाहर के लोगों को मारा है वहाँ, तो ये वो खाम में टारगेट बन जाएंगे। नुकसान एक हो जो मुझे लगता है, जो हालांकि कुछ लोग इसको बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं, मैं उनसे इत्फाक नहीं करता। एक नुकसान है कि जो एक यहाँ का हमारे जम्मू का जो एक डोगरा कल्चर था उसको नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग यहाँ लेबर्स के लिए आए हैं,
इनकी बहुत बड़ी तादाद है और वो तादाद जम्मू में ज़्यादा है, जम्मू, सांबा, कठुआ में बहुत ज़्यादा है। जम्मू का ज़्यादा नुकसान है? मुझे लगता है कि जम्मू के खिता जम्मू में ज़्यादा नुकसान है। मेरे पुंछ में, रजौरी में आप देखोगे तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। जम्मू प्रॉपर में और ये जो प्लान एरियाज़ ऑफ जम्मू हैं, यहाँ नुकसान ज़्यादा। ऐसा तो नहीं कि जम्मू को, बीजेपी को जम्मू से ही सीटें निकालनी हैं और जम्मू में ही ये मिशन 50 के कामयाब करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट खेलो? हो सकता है, लेकिन ये उनकी बड़ी तंग नज़री है और ये दूर अंदेशी नहीं है इसमें। लेकिन मैं ये बताऊँ आपको, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है उसने कानून के आधार पर कहा है। और 1950 का जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 19 जो है वो कहती है कि वोटर जो है वो कहीं भी कोई बन सकता है। बहरहाल 2 जगह वोटर नहीं हो सकता, एक ही जगह वो बनेगा जहां वो चूज़ करेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ द एरिया, हालांकि सेक्शन 20 उसको डिफाइन करती है लेकिन डेफिनेशन कोई नहीं दी है, नेगेटिव डेफिनेशन है। आप अगर क्लास 1 उसकी देखेंगे तो एक नेगेटिव सी डेफिनेशन है। और उसके बाद जो बाकी क्लासेस हैं वो क्लासेस हैं कि आर्मी वाला है, सिक्योरिटी फोर्सेस वाला है, कोई जो यहाँ पोस्टेड है तो उसकी उस पोस्टिंग की वजह से वो यहाँ वोट भी बना सकता है। लेकिन वो है फिर रूल्स में जाकर, जो रूल्स फ्रेम हुए हैं उसमें उन्होंने उस पर यह कहा है कि भाई जो पीस एरिया में पोस्टेड होगा वही वोट डालेगा। जहाँ कहीं को डिस्टर्ब एरिया है या जिसकी फील्ड ड्यूटी है तो वो वहाँ वोट नहीं डाल सकता। अगर आप उस डेफिनेशन को देखेंगे ना, वो डेफिनेशन कहीं भी कोई डिफ़ाइन ही नहीं करती है और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिफ़ाइन नहीं किया। एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया जो 99 में डिसाइड हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसमें जो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जब ये सुप्रीम कोर्ट गया, हालांकि ये ट्रांसफ़र पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अपनी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, उसको एलैबोरेट भी नहीं किया कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है क्या। हाई कोर्ट ने कुछ शराइत उसमें रखी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई अपनी कमेंट भी नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एलैबोरेट भी नहीं किया, ना उसको एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वोट का, उसको ये हक नहीं है कि वो ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई आदमी अगर देता है फॉर्म भर के तो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई प्रूफ ना हो कि ये आदमी गलत बयानी कर रहा है। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये कहा गया था कि भाई इन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट की है टू दी रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो वोट रजिस्टर करता है जब इलेक्टोरल रोल बनती है, तो इन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। ये दिल्ली के रहने वाले थे तो इन्होंने वहाँ से, जहाँ से ये उस वक्त राज्यसभा में मेंबर बने थे, तो वहाँ वोट बनाना था तो वहाँ उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इधर से कोई क्वेरी पूछ कर नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो कि ये गलत है, तो आपने कैसे किया। तो रादर वो भी एक बड़ी फ्लूड सी सिचुएशन रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने 99 में जो फैसला किया वो एक ट्रांसफ़र पिटीशन में हुआ, वो कोई रेशियो ऑफ द जजमेंट उसको नहीं हम कह सकते हैं। तो आज भी पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो है वो डेफिनेशन जो सेक्शन 20 की है वो इनसफिशिएंट है, वो डिफाइन ही नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी आदमी जो है अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो है वो मुजफ्फरनगर से इलेक्शन कंटेस्ट किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने महाराष्ट्र से इलेक्शन कंटेस्ट किया, अगर कश्मीर के नेता लोग जो हैं, जम्मू के जो हैं, वो बाहर की रियासतों से जाकर इलेक्शन कंटेस्ट करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं और वो कामयाब हो सकते हैं, तो तब दिक्कत कोई नहीं है इन रीजनल पार्टीज़ को या इन लोगों को, तब इनको कोई मुश्किलात नहीं है जब इन्हें कुर्सी मिल रही है। बट जब कोई बाहर का यहाँ पे वोट डालना चाहता है, जब बाहर के लोग यहाँ पे आके मतलब जम्मू कश्मीर के साथ बराबर चलना चाहते हैं, तो तब इन सब लोगों को दिक्कत हो जाती है। देखिए, यहाँ पहले मैंने कहा कि 370 जब तक था तो बाहर का कोई वोटर, क्योंकि यहाँ का वोटर बनने के लिए फिर स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, और स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत कोई आज से नहीं 1927 से थी। 1927 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक
बाहर वाली किसी कुछ रियासतों में ये ज़रूरत नहीं थी वोटर लिस्ट में, तो कानूनी तौर पर ये पॉसिबल था कि आज़ाद साहब कहीं से अगर लड़े, मुफ्ती साहब कहीं से लड़े तो वो लड़ सकते थे, क्योंकि उस वक़्त वहाँ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन हटी है, तो जाहिर सी बात है बाहर के भी आकर लड़ेंगे यहाँ इलेक्शन, कोई उसमें अब कानूनी तौर पर जब तक कि आप हमारी स्टेट रिस्टोर नहीं करते हैं और हमको वो स्पेशल स्टेटस रिस्टोर नहीं करते हैं, तो बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, दिल्ली का आदमी यहाँ के इलेक्शन लड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो वो लड़ेंगे कानूनी तौर पर। तो अगर जम्मू में ज़्यादा हुई तो जम्मू से लड़ेंगे, बिल्कुल जम्मू से, जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है जब लेबर क्लास, अरे भाई अब लुधियाना में देखो तो बिहार के 3-4 MLA हैं वहाँ, जो ये मजदूर तबका लोग आए वो वहीं सेटल हो गए, वहाँ से इलेक्शन लड़े। तो अगर ये लोग खुश हैं, देखो जमहूरियत में हर कानून लोगों के लिए है, अगर ये लोग खुश हैं इसी में कि ठीक है भाई वो भी लड़ें आकर, तो लड़ें। और 2-4 साल के बाद इनको पता चल जाएगा कि जब यहाँ कारपोरेटर, यहाँ का MLA जब इनके साथ कंटेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ लोकल जो होंगे वो 8-10 लड़ेंगे, वो कोई अकेला लड़ेगा आराम से जीतेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है इस पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों इस चीज़ को अपोज कर रही है कि बाहर के लोग यहाँ पर आ गए, नुकसान हो गया, आते वक्त में और नुकसान हो गया। बीजेपी कह रही है कोई नुकसान नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है नुकसान हो गया है। मतलब किस चीज़ का नुकसान है, क्या डर है दिल में, क्या खदशात हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुझे पता नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आज मीटिंग है गुपकार में डॉक्टर फारूक साहब ने बुलाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुझे लगा कि भाई वो उनको एक तो ये खदशा है कि यहाँ ये जो लोग माइग्रेंट लोग, जो लेबरर क्लास है कश्मीर में ख़ासतर थोड़ी बहुत जो है वहाँ, तो बहुत कम लोग हैं, पहले से ही कुछ लोग भाग गए थे पिछले दिनों, तो जो थोड़े बहुत हैं बेचारे तो उनको कहीं रिस्क ना हो जाए, एक तो वो कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि जब हमारा स्पेशल स्टेटस जो है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अभी चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये जो सब आप कर रहे हो ये सब